नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी ग्लोबल रिपोर्ट्स की, जो कि न्यूज़ में रहते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल रिपोर्ट की, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें जो न्यूज़ में रही थी, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड इनिशिएटिव्स के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं अबाउट दी स्टेट ऑफ वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट 2025 में जो आया था, स्टेट ऑफ दी वर्ल्ड्स एनिमल्स हेल्थ रिपोर्ट 2025। सो इसके अंदर सबसे पहले तो जो बात करेंगे, इट इज़ अबाउट दी ओवरव्यू की। अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, इसने रिलीज़ किया था जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट है, उसको रिलीज़ किया था, इसलिए न्यूज़ में था ये। ओवरव्यू की बात करें तो इट इज़ पब्लिश्ड बाय WOAH, मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ इसको पब्लिश करता है। ये एक एनुअल ग्लोबल असेसमेंट है यार, ठीक है, जो कि जो स्टेट है एनिमल का, एनिमल हेल्थ दुनिया में कैसे चल रहा है उसको यहाँ पे ये असेस करता है। इट इज़ दी एनुअल ग्लोबल असेसमेंट एंड जो इनॉर्गल रिपोर्ट है वो कब आया था यहाँ पे, मई 2025 के अंदर। एंड की फोकस एरिया किस किस चीज़ों को बताया, जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट ने की फोकस एरिया किस किस चीज़ों को बताया यार। जो डिसीज़ माइग्रेशन है वो हमको देखने को मिल रहा है, इन सब चीज़ों पर फोकस करना है। डिसीज़ माइग्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जा रहे हैं एनिमल डिसीज़ जो है, जूनोटिक पोटेंशियल ऑफ अ डिसीज़, मतलब वो एनिमल से ह्यूमन में आ सकते हैं, है ना। वैक्सीन एक्सेसिबिलिटी एंड चैलेंजेस जो देखने को मिल रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो हो रहा है एंटीबायोटिक यूज़ की वजह से, है ना। तो वो सब चीज़ों की बात की, जो ग्लोबल एक तरह से एफर्ट्स बनाने हैं यार, जिससे हम इराडिकेट कर सकें, प्रिवेंट कर सकें एनिमल डिसीज़ को। सो वो सब चीज़ की फोकस एरियाज़ के अंदर आते हैं। डिसीज माइग्रेशन, जूनोटिक पोटेंशियल, वैक्सीन एक्सेसिबिलिटी, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, एंड जो इरेडिकेशन एफर्ट्स हमको देखने को मिले, है ना, ये सब ज़रूरी हैं यार। ये सब हमको ध्यान में रखना है, ये सब जो है की फोकस एरिया हैं। जूनोटिक डिसीज़ की अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे जूनोटिक डिसीज़ मतलब जो डिसीज़ एनिमल से ह्यूमन में फैलते हैं, वो सब चीज़ों की बात करें। सो 40% ऑफ ऑल एनिमल डिसीज आर जूनोटिक यार, है ना। और ये बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट से किए जा सकते हैं। सो 47% ऑफ
ऑल एनिमल डिसीज आर जेनेटिक, मतलब जूनोटिक, एंड ये इसके ड्राइवर्स क्या हैं कि क्या चीज़ें हैं जिसके वजह से यहाँ पे एनिमल से ह्यूमन की तरफ डिसीज फैल जा रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। एंड ग्लोबल ट्रेड भी एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है। दुनिया में इधर से उधर लोग जा रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स जो हो रहे हैं उसकी वजह से डिसीज ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ रहे हैं यार, ठीक है। और क्या क्या ड्राइवर्स हैं यहाँ पे, जो वाइल्ड लाइफ इन ह्यूमन इंटरफेस है वो बढ़ रहा है एक प्रकार से, है ना, जिसकी वजह से स्पिल ओवर की जो रिस्क है वो बढ़ रहे हैं। एंड वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास एक तरह से कमज़ोर है, लो वैक्सीनेशन एक्सेस है, लो इनकम रीजन्स में एक तरह से वल्नरेबिलिटी एक एग्जैबरेट हो जाती है। वाइल्ड लाइफ ह्यूमन इंटरफेस। नाउ जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनिमल हेल्थ, फुल नेम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनिमल हेल्थ। एंड कब स्टार्ट हुआ था, इट इज़ फाउंडेड इन 1924 एंड 183 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर्स यार। एंड ग्लोबल अथॉरिटी ऑन एनिमल हेल्थ है ये, दुनिया भर के अंदर ये एनिमल हेल्थ को देखता है। तो ये हमने बात की अबाउट दी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट जो 25 में आया था, है ना। इस रिपोर्ट ने की फोकस एरियाज की बात की, इसने बताया कि एक एनुअल ग्लोबल असेसमेंट करना है। सिग्निफिकेंस क्या था भाई इस रिपोर्ट का, एक तरह से पॉलिसी मेकिंग में क्रूशियल रोल ये रिपोर्ट प्ले करता है, जिससे गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स को मदद करेगा कैसे एड्रेस करना है एनिमल एंड पब्लिक हेल्थ रिस्क को कोऑर्डिनेटेड एंड एविडेंस बेस्ड मैनर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की बात करते हैं, ITPGRFA इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। कोर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, क्या ऑब्जेक्टिव रहे थे यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, क्या ऑब्जेक्टिव रहा है। कोर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज का एक इम्पॉर्टेंट एम रहा है भाई। कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्स यार। न्यूज़ में ये था, ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इंडिया ने ऑब्जेक्शन रेज किया यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स हुए थे इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, उसके ऊपर तो इंडिया ने, है ना, जो कि पेरू में हुआ था वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किए। तो उसके ऊपर बताया रहा है कि ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसका और ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, सस्टेनेबल यूज़, फेयर बेनिफिट शेयरिंग,
and recognition of farmers' right. अगर यहाँ पे मल्टीलेटरल सिस्टम की बात करें, MLS की, सो एक मल्टीलेटरल सिस्टम है ये, है ना। ये जो मल्टीलेटरल सिस्टम है, ग्लोबल मैकेनिज्म है जो कि फैसिलिटेट करता है एक्सेस ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, किस लिए? फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए, है ना। सबकी तरफ फ़ायदा मिलना चाहिए भाई अमॉन्ग कंट्रीज। तो ये जो मल्टीलेटरल सिस्टम है, इट कवर 64 मेजर क्रॉप्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट यहाँ पे इसके अंदर शामिल है। एंड जो मल्टीलेटरल सिस्टम है इसके अंदर एक्सेस टू लोकल इंटरनेशनल रिपोजिटरीज वो भी शामिल है यार। मतलब एक्सेस प्रोवाइड करता है कि जो स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट है उसके अंदर, एंड ऑल्सो जो लोकल सीड कलेक्शन है जेनेटिक मटेरियल के अंदर, या फिर जो नेशनल सीड बैंक्स, इंटरनेशनल क्रॉप रिपोजिटरीज हैं, उसका एक्सेस को ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है ना। प्रमोट करता है कोऑपरेशन बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज। access to local and international repositories। स्टेटस की बात करें तो ये कब अडॉप्ट किया गया था भाई? जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक मटेरियल है, it is adopted in 2001 and it is ratified by India in 2002। सी हमने बात की इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की। ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है वो न्यूज़ में क्यों रहा था? बिकॉज जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है वो उसने कंसर्न रेज किया अबाउट दी बायोकल्चरल राइट्स कंप्लायंस जो इन्वायरमेंटल लॉज के साथ आपको करने पड़ेंगे, है ना। जिसमें हम बात करते हैं अबाउट दी फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था, इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, हमको पता होना चाहिए ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट क्या है। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की बात करें सो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं भाई? प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स की बात करें सो जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है वो इसके अंदर आता है यार, है ना। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट में जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है फॉर लॉजिस्टिक ट्रेड एंड एक तरह से डिफेंस हब बनाएंगे भाई इंडियन ओशन में, ये सोच के यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। सो की कंपोनेंट्स की बात करें तो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाना है, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT इंटरनेशनल, है ना। ICTT मतलब इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने का यहाँ पे इसके अंदर प्रस्ताव रखा गया है। नहीं, इट इज़ अ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड मतलब नया एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड जो गैस सोलर पावर प्लांट बनाने का यहाँ पे
प्रस्ताव रखा गया है। ये प्रोजेक्ट कंपोनेंट के बाद हम बात करें अबाउट इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न्स की। इसके अंदर इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न्स में हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ों को दिक्कत में ला रहा है, क्या क्या चीज़ें से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी बायोकल्चरल राइट्स की। हम बात करते हैं अबाउट दी शॉपमैन ट्राइब प्रोटेक्शन। एक ट्राइब है यहाँ पे शॉपमैन ट्राइब, उसके प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है यार, जो कि शॉपमैन पॉलिसी 2015 में आया था, जो कि प्रोटेक्ट करने की बात करता है जो शॉपमैन ट्राइब जो इस एरिया में रहते हैं। वो एक कंसर्न है। शॉपमैन ट्राइब प्रोटेक्शन, और इस वजह में हाई बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, उसके वजह से भी कंसर्न है यार। अगर हम डेवलप करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिलेगा। हाई बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड जो EIA है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में आया था, उसको भी कंप्लाई करना है अपने को। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट जियोग्राफी एंड प्रोटेक्टेड साइट्स की, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे आता है इसके अंदर। कैम्पबेल बे नेशनल पार्क आता है इसके अंदर। है ना, गाल्थिया नेशनल पार्क, एंड जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे जो रीजन्स हैं यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड साइट्स हैं वो कौन सा, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर डेजिग्नेटेड किया गया 2013 के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है यार ये वर्ल्ड नेटवर्क साइट, नॉट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज़ अ वर्ल्ड, जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है वर्ल्ड नेटवर्क साइट है। एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें ऑथोरिटी कौन है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करता है। ऑथोरिटी विच इम्प्लीमेंट इज दी एनईडीको। एनईडीको का फुल फॉर्म क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो इसको क्या करता है, अथॉरिटी जो कि इसको इम्प्लीमेंट करता है। एंड फेज डेवलपमेंट यहाँ पे 2025 से 2047 तक फेज डेवलपमेंट देखने को मिलता है भाई। यहाँ पे फेज डेवलपमेंट करेंगे हम, इस प्रकार से ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये बोला गया 2025 से 2047 तक। ये हमने बात की अबाउट द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की, हमने बात की अबाउट द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, हमने बात की अबाउट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट 2025 में जो आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी वाइल्ड लाइफ वीक की। जो वाइल्ड लाइफ वीक है वो न्यूज़ में क्यों था भाई, बिकॉज जो इंडियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे उन्होंने सेलिब्रेट किया, है ना, प्रिसाइड किया, जो वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया था देहरादून में उसको। तो ये वाइल्ड लाइफ वीक यहाँ पे 2 to 8 अक्टूबर तक यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। इसका थीम क्या था, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। तो ये सब चीज़ें हमसे पूछी जा सकती है यार।
वाइल्ड लाइफ वीक 2025। जो वाइल्ड लाइफ वीक है, जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसके जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर जो डेट है, जिस डेट में यहाँ पे ये जो वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया गया था, ये है 2 to 8 अक्टूबर। एंड थीम क्या था भाई इसका? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एक्जिस्टेंस। इसको प्रिसाइड किसने किया था? जो भूपेंद्र यादव थे, जो कि यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, वो इसको प्रिसाइड किए थे। एंड लोकेशन कहाँ पे हुआ था भाई? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो सेलिब्रेट कहाँ पे हुआ था? देहरादून। एंड स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें सो इसमें हम बात करते हैं अबाउट प्रोजेक्ट डॉल्फिन फेज़ 2 की। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट्स एंड इसकी इनिशिएटिव्स की बात करें तो नेशनल लेवल प्रोजेक्ट फॉर स्पीसीज कंजर्वेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है आया भाई यहाँ पे। लाइक प्रोजेक्ट डॉल्फिन फेज़ 2 है ना, इसने एक तरह से स्ट्रेंथन किया जो कंजर्वेशन था फॉर दी रिवर एंड मेराइन कैक्टेशियंस जो है हमारे पास उनको। प्रोजेक्ट डॉल्फिन फेज़ 2, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल, टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व, ये सब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स रहे भाई। टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व एंड एस्टिमेशन इनिशिएटिव्स की बात करें अगर सो इसमें हम बात करते हैं अबाउट रिवर डॉल्फिन एंड कैक्टेशियन साइकिल 2, है ना, रिवर डॉल्फिन एंड कैक्टेशियन सेकेंड साइकिल, ऑल इंडिया टाइगर साइकिल 6, सो ये सब अदर इनिशिएटिव्स हैं, प्रोजेक्ट आए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वीक के अंदर। यहाँ पे जो चीज़ें ली गई, जिन सी चीज़ों का डिस्कस किया गया, स्नो लेपर्ड के अंदर यहाँ पे कंजर्वेशन की बात की, स्नो लेपर्ड एंड पॉपुलेशन एस्टिमेशन, एक एक्शन प्लान बनाया फॉर सेकेंड साइकिल लॉन्च। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन, सब एस्टिमेशन इनिशिएटिव्स की बात की। को एक्जिस्टेंस इनिशिएटिव्स अगर हम बात करें
कोएग्जिस्टेंस इनिशिएटिव के अंदर हम बात करते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर HWC. व्हाट इज सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर HWC? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. सेंटर एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एट सली, है ना, एट सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, जहाँ पे एनिमल्स के बारे एक तरह से बर्ड्स की बात की जाती है. सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री एंड नेशनल हैकाथॉन on HWC, that is ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. ये हमने बात की अबाउट वाइल्ड लाइफ वीक 2025 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, इंपॉर्टेंट स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात की, एस्टिमेशन इनिशिएटिव्स एंड कोएग्जिस्टेंस इनिशिएटिव्स की बात की यार. नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियाज़ फर्स्ट DNA बेस्ड एलिफेंट काउंट की, पहली बार इंडिया के अंदर DNA बेस्ड एलिफेंट काउंट यहाँ पे हुआ यार. इंडियाज़ फर्स्ट DNA बेस्ड एलिफेंट काउंट. की फाइंडिंग्स की बात करें सो की फाइंडिंग्स में हम बात करते हैं अबाउट की फाइंडिंग्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट व्हाट SAIEE 2025 SAIEE 2025 ये जो है ऑल इंडिया, है ना, सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेशन. SAIE मीन्स ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेशन 2025 के अंदर जो पॉपुलेशन यहाँ पे एलिफेंट्स का निकल के आया वो 22,446 है. यहाँ पे हमको डिक्लाइन देखने को मिला यार, है ना. डिक्लाइन कितना, 18% डिक्लाइन देखने को मिला टाइगर एलिफेंट पॉपुलेशन 2017 से. ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इंडियाज़ फर्स्ट DNA बेस्ड काउंट जो है ना, इसको किसने किया था? ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेशन ने फर्स्ट पहली बार DNA बेस्ड एलिफेंट सेंसस रिलीज़ किया. हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट्स में. एंड टॉप स्टेट कौन है भाई? कर्नाटका. हाईएस्ट पॉपुलेशन वेस्टर्न घाट्स में है. एंड टॉप स्टेट कौन सा है? कर्नाटका. सर्वे मेथोडोलॉजी की हम बात करें यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है सर्वे के लिए? सो DNA सैंपल को देखा जाता है यार यहाँ पे. डंग DNA सैम्पलिंग, डंग DNA सैम्पलिंग एंड जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है. जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड फिंगरप्रिंटिंग एमस्ट्राइप्स का इस्तेमाल किया जाता है इस ऐप का. एमस्ट्राइप्स की बात करें जो कि सैटेलाइट बेस्ड हैबिटेट मैपिंग एंड DNA एनालिसिस किया जाता है यहाँ पे. और
सर्वे मैथोलॉजी के बाद नेक्स्ट हम बात करें जो इंडियन एलिफेंट प्रोफाइल है कि इसका स्टेटस क्या है ना, क्या है भाई एलिफेंट के बारे में उसकी बात करें। इंडियन एलिफेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये एक नेशनल हेरिटेज एनिमल है एलिफेंट जो है। नेशनल हेरिटेज एनिमल है। और हम इसके स्टेटस की बात करें सो IUCN के अंदर ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। सो एलिफेंट्स एंड टाइगर्स दोनों जो हैं वो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं IUCN में। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है ये। एंड जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है WPA उसके शेड्यूल 1 में है, मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया है एलिफेंट को। सो इंडियाज़ फर्स्ट DNA बेस्ड एलिफेंट काउंट के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जो चीज़ न्यूज़ में रही थी इट इज़ अबाउट ग्रीन क्रैकर यार, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो लिमिटेड यूज़ ऑफ ग्रीन फायर क्रैकर्स को अलाउ किया था दिल्ली के अंदर दिवाली समय, वो यहाँ पे न्यूज़ में था। तो हमसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, ग्रीन क्रैकर के बारे में। सो ग्रीन क्रैकर की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं सबसे पहले तो। सो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर यहाँ पे 30-35% लेस पर्टिकुलेट मैटर होता है ग्रीन क्रैकर के अंदर यार। 30-35% लेस पर्टिकुलेट मैटर एंड इसमें कोई बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं होता। एंड इसके आइडेंटिफिकेशन में ग्रीन लोगोस एंड QR कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स की बात करें ग्रीन क्रैकर के टाइप्स की सो यहाँ पे 3 तरह के होते हैं भाई। एक होता है सेफ वाटर रिलीजर SWAS, सेफ वाटर रिलीजर। दूसरा है SAFAL दैट इज सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, है ना। सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम यहाँ पे लेस एल्यूमिनियम एंड मोर मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया था कम पोजिशन में, है ना, जिसकी वजह से लोअर साउंड आता है इसके अंदर। एंड तीसरा है STAR इट इज़ सेफ थर्माइट क्रैकर। यानी जो सेफ थर्माइट क्रैकर्स है यहाँ पे सल्फ़र का जो एमिशन है पोटेशियम नाइट्रेट का कम यूज़ किया जाता है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड पोटेशियम डाइऑक्साइड का नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का यहाँ पे रिलीज़ कम हो जाता है। नाउ डेवलपर की बात करें तो इसको डेवलप किसने किया, नीर जो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर जो CSIR के अंदर आता है, उसने यहाँ पे इसको बनाया यार। ग्रीन क्रैकर को बनाने वाला कौन है भाई, इट इज़ NERI नारी अंडर साइंटिफिक सेंट्रल CSIR। सो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो कि इसको नेरी नारी जो है इसके अंदर आता है। नारी मीन्स नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया। ग्रीन क्रैकर्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट कोरल लार्वा क्रायो बैंक की। कोरल लार्वा क्रायो बैंक ये भी न्यूज़ में था बिकॉज फिलीपींस ने एक तरह से एस्टेब्लाइज किया ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक टू प्रिजर्व कोरल रीफ्स यार, है ना, अक्रॉस दी कोरल ट्रायंगल। कोरल लार्वा क्रायो बैंक
सो कोरल लार्वा क्रायो बैंक लोकेशन की बात करें सो फिलीपींस, कोरल ट्रायंगल फिलीपींस जो है वो कोरल ट्रायंगल में आता है। तो उन्होंने यहाँ पे बचाने के लिए क्या बनाया, कोरल लार्वा क्रायो बैंक। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है भाई, टू प्रिजर्व द लार्वा एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर, प्रिजर्व लार्वा एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर। जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इसको प्रिजर्व किया गया है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो ख़त्म होते जा रही है धीरे धीरे, उसको यहाँ पे ये मेंटेनेंस करने की बात करता है। एंड ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट रीफ रिस्टोरेशन एंड रिसर्च यार, है ना। इससे क्या किया जाएगा, अल्ट्रा लो टेम्परेचर में बचा के रखना है, रीफ रीजनरेशन मरीन बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है सीड्स के तौर पे। यहाँ पे इसको बाद में यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। रीफ रिस्टोरेशन एंड रिसर्च। तो ये हमने बात किया अबाउट कोरल लार्वा क्रायो बैंक की, ग्रीन क्रैकर्स की, इंडियाज फर्स्ट डीएनए बेस्ड एलिफेंट काउंट की, वाइल्ड लाइफ वीक 2025 जो कि न्यूज़ में था यार, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की बात की, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की बात की, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट 2025। सो ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे पास जो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इनिशिएटिव वाला टॉपिक है वो खत्म होता है यार।